स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे कि चक्रवाती तूफान अम्फान को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक की और समीक्षा की हालात को लेकर, और तमाम दिशा निर्देश इस चक्रवाती तूफान के मद्देनजर दे दिए गए हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का संपूर्ण विवरण दिया। उसके बाद ये अहम बैठक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की हुई। आपको ये भी बताएंगे कि केंद्र ने लॉकडाउन 4 को लेकर सभी राज्यों को निर्देश दे दिया है कि केंद्र के दिशा निर्देशों को अनिवार्य रूप से मानना होगा सभी राज्यों को, जबकि उन्हें कुछ मामलों में अधिकार दिए गए हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही देश और दुनिया में कोविड-19 की क्या स्थिति है, इस पर भी नजर डालेंगे। तो बने रहिए बुलेटिन में हमारे साथ। आइए शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। और आइए अब बात करते हैं चक्रवाती तूफान अम्फान की, जो तेजी से आगे बढ़ रहा है और चक्रवाती तूफान अम्फान के विकराल रूप लेने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान से निपटने की तैयारियों को लेकर गृह मंत्रालय और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ आज बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। एनडीआरएफ के डीजी ने प्रधानमंत्री को बताया कि एनडीआरएफ की 25 टीमों की तैनाती कर दी गई है, जबकि 12 टीमों को रिजर्व में रखा गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की 24 और टीमों को देश के अलग अलग इलाकों के लिए स्टैंड बाय पर रखा गया है। अनुमान है कि तूफान अम्फान की वजह से अगले 24 घंटे में दक्षिण पश्चिम और मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी। मछुआरों को 18 से 21 मई के बीच उत्तरी बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकारों को अलर्ट कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज उन्हीं के आवास पर मंत्री समूह की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के अलावा विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रेल मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। कुछ मंत्री इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़े। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कोरोना की मौजूदा स्थिति से लेकर लॉकडाउन 4 को लेकर चर्चा हुई। साथ ही 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को लागू करने के बारे में भी मंथन हुआ। इससे पहले भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक के लिए बढ़ा दी है। लॉकडाउन 4 में अब राज्य सरकारों को कई सारे अधिकार दिए गए हैं और आर्थिक गतिविधियों में भी ज्यादा छूट दी गई है। देश में लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से विस्तृत गाइडलाइंस जारी की गई हैं। नए दिशा निर्देश के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन के साथ ही बफर और कंटेनमेंट जोन तय कर सकेंगे। रेड जोन और ऑरेंज जोन के भीतर स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के आधार पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट और बफर जोन का निर्धारण किया जाएगा। बफर जोन वो इलाके होंगे जो कंटेनमेंट जोन से सटे होंगे और जहां कोरोना से संक्रमित नए मामले आने की आशंका होगी। वहीं कंटेनमेंट जोन के भीतर केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। कंटेनमेंट इलाकों में मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के अलावा अन्य किसी भी तरह की गतिविधि की इजाजत नहीं होगी। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक लॉकडाउन 4.0 के दौरान कुछ गतिविधियां देश भर में प्रतिबंधित रहेंगी। इस दौरान सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी। सिर्फ घरेलू चिकित्सा सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और गृह मंत्रालय की इजाजत पर सुरक्षा उद्देश्य के लिए हवाई उड़ानों को अनुमति होगी। सभी मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। होटल, रेस्तरां और अन्य सर्विसेज बंद रहेंगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क के साथ ही बड़े सार्वजनिक समारोह के सभी स्थल भी बंद रहेंगे।
साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभाओं के अलावा धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों को जनता के लिए बंद रखा जाएगा। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग को अनुमति है और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी करने की भी अनुमति होगी। लॉकडाउन के दौरान शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलना मना है। इसके साथ ही 65 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के लोगों को घर से बाहर निकलना मना है। साथ ही गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग और गर्भवती महिलाओं का भी बाहर निकलना मना है। लॉकडाउन 4.0 के दौरान खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं है। साथ ही अंतर्राज्यीय बसों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आपसी सहमति के बाद परिचालन की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान विशेष रूप से निषिद्ध की गई गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों को अनुमति होगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य के भीतर और राज्य के बीच डॉक्टर्स, नर्स और अन्य चिकित्सा कर्मियों, सफाई कर्मियों और रोगी वाहनों की आवाजाही को बाधा मुक्त करने की सलाह दी गई है। लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के बीच सभी वस्तुओं और माल वाहन के अलावा खाली ट्रकों के आवागमन को मंजूरी दी गई है। कार्यालयों और कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कर्मचारियों को अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखने को कहा गया है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर थूकना दंडनीय होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। विवाह कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू का सेवन करने की अनुमति नहीं है। दुकान में ग्राहकों के बीच न्यूनतम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करनी होगी और दुकान के अंदर एक समय में 5 से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। झूठी सूचना देने पर, अफवाह फैलाने पर 1 साल तक का कारावास या जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी अधिकृत कर्मचारी के काम में बाधा डालना दंडनीय अपराध होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित किए गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के आखिरी विवरण को पेश किया। आत्मनिर्भर भारत बनाने के मंत्र के साथ उन्होंने कई आर्थिक सुधारों की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को की गई घोषणाओं में ज्यादा तवज्जो कारोबार को दी गई। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सभी सेक्टरों को निजी क्षेत्र के लिए खोला जाएगा। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जहां काम कर रही हैं, करती रहेंगी, लेकिन किसी एक रणनीतिक सेक्टर में 4 से ज्यादा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां नहीं हो सकती। अगर किसी सेक्टर में इनकी संख्या 4 से ऊपर है तो उनका विलय किया जाएगा या उनका निजीकरण किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि हर एक रणनीतिक सेक्टर में कम से कम एक सार्वजनिक उपक्रम रहेगा। कोविड-19 महामारी की वजह से कंपनियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए भी सरकार ने उनकी राह को आसान किया। Any debt which is incurred or indebted situation that comes up for companies because of coronavirus, they shall not be included in the category of default. Then no fresh insolvency procedures or proceedings will be initiated up to 1 year. For MSMEs, a special insolvency framework will be notified under Section 240A of the IBC. One other thing which will benefit the MSMEs is the minimum threshold to initiate insolvency proceedings is now raised to 1 crore from 1 lakh, which will therefore insulate the MSMEs. स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा दुरुस्त करने के लिए सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार दूर दराज के इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। इसके तहत हर जिले में संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए एक हॉस्पिटल ब्लॉक बनाया जाएगा। सभी ब्लॉक स्तर पर लैब और जन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार शोध पर खास ध्यान देगी।
साथ ही राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट लागू किया जाएगा। सभी को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए पीएम ई विद्या कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई कंटेंट और QR कोड की किताबों वाला एक खास कार्यक्रम दीक्षा चलाया जाएगा। दीक्षा ये हमारे स्कूल एजुकेशन के लिए राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में ई कंटेंट और QR कोडेड ये जो टेक्स्ट बुक्स है सभी ग्रेड्स के लिए उपलब्ध कराएगा। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म इसका नाम है। और यही नहीं, एक चिन्हित चैनल भी होगा प्रति क्लास के लिए, यानी कि प्रति क्लास के लिए चिन्हित चैनल होगा। सो वन क्लास वन चैनल ये भी हम पहली से 12वीं कक्षा के लिए करेंगे। कम्युनिटी रेडियो का और पॉडकास्ट का भी सदुपयोग किया जाएगा। और यही नहीं, जो हमारे दिव्यांग हैं, नेत्रहीन हैं या सुनने की क्षमता नहीं है, उनके लिए भी विशेष ई कंटेंट तैयार किया जाएगा ताकि उनको भी इस समय कोई कमी ना आए। जो 100 विश्वविद्यालय टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी अनुमति दी गई है ताकि वो ऑनलाइन ऑटोमेटिकली अपने कोर्सेज की शुरुआत कर सकें। कोविड-19 की वजह से श्रमिकों का पलायन हुआ है। इसको देखते हुए सरकार ने मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी करने का फैसला लिया है। साथ ही राज्यों पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को देखते हुए उनकी उधार लेने की क्षमता को भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। हालांकि इस सुविधा को उठाने के लिए राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजली वितरण से संबंधित सुधार और शहर और स्थानीय निकाय राजस्व संबंधी सुधार लागू करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कोविड-19 के दौरान वित्त मंत्री के आर्थिक सुधारों की घोषणाओं को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक अच्छा कदम बताया। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, कोविड-19 जैसी महामारी से जूझते हुए भी सरकार की दीर्घकालीन सोच भारत में व्यापार को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। Essential Commodities Act, APMC Act, the Agriculture Produce Marketing Committee Act, all this would mean that there will be increased production, productivity, greater earnings for our farmers, and the middlemen will get reduced. So these are huge, huge reforms to my mind in the country. The reforms in terms of the sector, in terms of the depth. उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ जंग में तकनीक अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि आरोग्य सेतु ऐप इसका एक उदाहरण है। They have in fact helped us to launch this, and we've had over 100 million downloads during this period. And in the coming months, you'll see many of these startups working with us on the health sector, including the Arogya Setu Mitra, which where we've launched the telemedicine guidelines and taken the telemedicine sector forward, is a product of private sector. So there's a huge energy, vitality and dynamism in our private sector movement, in our startup. नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय समिति ने निजी क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों में संवाद की प्रक्रिया शुरू की है। साथ ही भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए तकनीक और निगरानी के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग स्थापित किया है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि श्रमिक मजदूरों के सुगम आवागमन के लिए राज्य ज्यादा से ज्यादा विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाने में सहयोग दें।
बैठक में मौजूद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि अगर राज्यों से जल्द ही मंजूरी मिल जाती है तो और भी विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा सकती हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और कुशलता के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। कैबिनेट सचिव ने बैठक में ये भी बताया कि जो मजदूर पैदल चलते पाए जाएं, उन्हें शिविरों में ले जाया जाए और फिर विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों से उनके आवागमन की व्यवस्था की जाए। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का सिलसिला लगातार जारी है। मिशन के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है और आज भी कई विशेष विमानों का परिचालन जारी है। आपको बता दें कि मुश्किल की इस घड़ी में भारतीयों को स्वदेश लाने का ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जटिल मिशन है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से बांग्लादेश में फंसे भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान सोमवार को कोलकाता पहुंचा। इस विमान के जरिए 169 भारतीयों की वापसी हुई। इनमें 73 छात्र, 16 वरिष्ठ नागरिक, 45 फंसे हुए पर्यटक, एक गर्भवती महिला और 16 मेडिकल इमरजेंसी के मामले शामिल हैं। मंगलवार को भी एक विशेष विमान श्रीनगर के लिए रवाना होगा। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने प्राथमिकता के आधार पर यात्रियों का चयन किया है। लॉकडाउन की वजह से हम लोग इंडिया नहीं जा पाए थे, तो हम लोग हॉस्टल में फंस गए थे। तो चिटागोंग एम्बेसी, ढाका एम्बेसी एंड हाई कमीशन ऑफ इंडिया को हम लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं कि हमें इंडिया इवैक्यूएट करने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। वहीं खाड़ी देशों में फंसे 700 से अधिक भारतीयों की भी 4 विशेष उड़ानों के जरिए वापसी हो रही है। इनमें सबसे पहले मस्कट से 175 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान शाम 5 बजे के करीब हैदराबाद पहुंचा। इसके बाद शाम 6:30 बजे के करीब वापसी हुई दुबई से मंगलौर लौटे भारतीयों की। वहीं अबू धाबी से भारतीयों को लेकर रवाना हुआ एयर इंडिया का विशेष विमान कुछ देर बाद कोची पहुंचा, जबकि दोहा से 175 भारतीयों को लेकर कोझिकोड लौट रहे विमान की रात 10:30 बजे के करीब लैंडिंग होगी। इनके अलावा लंदन से भी भारतीयों की विशेष विमान के जरिए वापसी हुई है। Residing here with my husband. I am 8 months pregnant. Now I am returned to India for my delivery. Thank you for Indian Embassy for arranging my flight ticket and for the great support. Thank you for Government of India. 2 साल का बेटा है, उसको थोड़ा सीरियस हुआ था। उस टाइम में मैं अभी 2 दिन हुआ था ये इश्यू चालू होके, तो बाद में मैं मेरा एम्बेसी में वो लोगों को कांटेक्ट किया, तो वो लोग बड़ी मुश्किल से मेरे को सपोर्ट किया। बाद में मेरे को अभी मैं एयरपोर्ट में है, मेरे को टिकट भी मिला, मैं आज फ्लाई कर रहा है और साथ में मेरे लिए बहुत लोग हेल्प किया हुआ है, वो मैं अभी इस टाइम में याद कर रहा है और साथ में इंडियन एम्बेसी को भी मैं थैंक्स बोल रहा। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में विभिन्न देशों से हजारों भारतीयों की वतन वापसी होनी है और इसके लिए एयर इंडिया की विशेष उड़ानों का परिचालन किया जा रहा है। मिशन के तहत उड़ानों से स्वदेश वापसी में पर्यटकों, तत्काल उपचार की ज़रूरत वाले लोग, गर्भवती महिलाओं, वरिष्ठ लोगों और वहां फंसे कामगारों को प्राथमिकता दी जा रही है। केवल उन्हीं लोगों को यात्रा की अनुमति है जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं होंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। साथियों, ऐसे समय में अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं। कोई कहता है ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है। कुछ लोग 4 नई चीजें लेकर के आ जाएंगे कि ये खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, ढीकना करने से बचा जा सकता है। मेरी सभी देशवासियों को प्रार्थना है, मेहरबानी करके इन अफवाहों से भी बचना है। आपको कुछ भी लगता है, जो भी करें अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। हम स्वयं डॉक्टर न बन जाएं।
बहुत स्वागत है आपका। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आइए अब बात करते हैं देश में कोरोना वायरस की स्थिति की। तो पिछले 24 घंटे में अभी तक सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 96,169 हो गई है। इनमें 56,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,242 नए केस आए हैं और पिछले 24 घंटे में ही 157 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक देश में 36,824 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 3,029 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से कोरोना वायरस की टेस्टिंग को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और नई गाइडलाइंस के मुताबिक इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण वाले सभी स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स की जांच की जाएगी। अस्पताल में भर्ती इन्फ्लुएंजा जैसे बीमारी के लक्षण वालों की भी जांच की जाएगी। वहीं संक्रमित के संपर्क में आने वाले बिना लक्षण वालों की जांच 5 से 10 दिन के भीतर की जाएगी और पिछले 14 दिन में विदेश से आने वाले और प्रवासी श्रमिकों की जांच 7 दिन के भीतर की जाएगी। और आइए अब नजर डालते हैं दुनिया में कोरोना वायरस की स्थिति की। तो अभी तक पूरी दुनिया में 47,30,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जबकि अभी तक 3,15,000 से ज्यादा लोगों की इससे जान जा चुकी है। आइए नजर डालते हैं उन देशों पर जो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं इस वक्त कोविड-19 से। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में सबसे अधिक 14,86,000 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं और 89,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रूस में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े और 2,90,000 के पार अब तक ये पहुंच चुके हैं और 2,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में 2,25,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और करीब 32,000 लोगों की मौत हुई है। स्पेन में अब तक 2,30,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 27,500 से ज्यादा लोगों की यहां मौत हो चुकी है। फ्रांस की बात करें तो यहां 1,79,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और अभी तक 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत फ्रांस में हो चुकी है। और अब बात कर ले ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन में 2,45,000 के करीब मामले सामने आ चुके हैं और अभी तक 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोविड-19 से ब्रिटेन में हो चुकी है। कोरोना वायरस ने संसद के कामकाज को भी प्रभावित किया है। कोविड-19 के संकट की वजह से संसदीय समितियों की बैठक नहीं हो पा रही है और समितियों का कामकाज लंबित पड़ा है। इस समस्या को सुलझाने के लिए आज राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संसदीय समिति की बैठक कराने पर चर्चा की। लॉकडाउन के चौथे चरण के पहले दिन आज राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष की बातचीत सभापति के चैम्बर में हुई। इससे पहले संसदीय समिति के सदस्यों की तरफ से बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने का सुझाव भी आया था। जानकारी के मुताबिक दोनों सदनों के अधिकारियों को इस पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है, जिसके बाद संसदीय समिति की बैठक कराने को लेकर फैसला लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए ये बेहद जरूरी है कि हम अपने आचार और व्यवहार में बदलाव के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएं। उन्होंने कहा कि ऐसी कई उदाहरण हैं जब महामारियों ने सामाजिक संरचना की गति और दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 देश, समाज, वर्ग, अमीर गरीब किसी का भेद नहीं करता। इसलिए आज ये सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया है कि जीवन का अर्थ, उसका उद्देश्य क्या है। इस अदृश्य जीवाणु ने फिर से साबित कर दिया कि जिंदगी बहुत जल्दी बदल भी सकती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना के विरुद्ध वैश्विक अभियान के केंद्र में निजी जिंदगियां नहीं हैं, बल्कि ये पूरी आधुनिक सभ्यता का सवाल है। एम वेंकैया नायडू ने सुझाव दिया कि अब वक्त आ गया है जब हम जिंदगी को प्रकृति और जीवों के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से साझा करें। हम सभी का जीवन परस्पर एक दूसरे के अस्तित्व पर निर्भर है। कोई भी काम करने से पहले ये आकलन करना भी जरूरी है कि इसका इस संक्रमण पर क्या असर होगा। उन्होंने कहा कि हर चुनौती का समाधान भी होता है। विज्ञान और तकनीकी पर भरोसा रखें, विवेकपूर्ण व्यवहार करें और घबराने की बजाय स्वयं को स्थिति के अनुसार ढालें। मुश्किल के समय में थोड़ा सा योगदान भी काफी अहम हो जाता है।
अमेरिका में रहने वाली भारतीय मूल की 10 साल की सर्व अन्नापा रेड्डी वहां के स्वास्थ्य कर्मियों को व्यक्तिगत तौर पे उनके योगदान के लिए शुक्रिया कहते हुए ग्रीटिंग कार्ड्स भेजे और उन्हें कहां पता था कि उनका ये कदम न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। अमेरिका में कोरोना योद्धाओं को मदद और ग्रीटिंग कार्ड्स भेजने वाली तेलुगु लड़की श्रव्या अन्नापा रेड्डी के इस कदम की चारों ओर तारीफ हो रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी 10 साल की श्रव्या के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों के अनुकूल बताया है। कोविड-19 की अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की सराहना करने के लिए व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को श्रव्या समेत 3 छात्राओं को सम्मानित किया। मैरीलैंड प्रांत के हनोवर हिल्स एलिमेंट्री स्कूल में 4th क्लास की छात्रा श्रव्या ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्थानीय फायर फाइटर्स, डॉक्टर्स और नर्सों को गर्ल स्काउट्स कुकीज के 100 बॉक्स दान किए। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका के कई इलाकों में स्वास्थ्य कर्मियों को व्यक्तिगत ग्रीटिंग कार्ड भेजे, जिनमें वायरस के खिलाफ लड़ाई में उनका समर्थन और प्रोत्साहन दिखाया गया। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होंगी। 10वीं की बोर्ड परीक्षा सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली में लंबित है। 10वीं बोर्ड का पहला पेपर 1 जुलाई को सामाजिक विज्ञान का होगा, जबकि अगले दिन छात्रों को विज्ञान की परीक्षा देनी होगी। 10 जुलाई को हिंदी और 15 जुलाई को अंग्रेजी का पेपर होगा, जबकि 12वीं बोर्ड की लंबित परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच देश भर में होगी। पहला पेपर 1 जुलाई को गृह विज्ञान का होगा, 2 जुलाई को हिंदी, 7 जुलाई को कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 9 जुलाई को बिजनेस स्टडीज, 10 जुलाई को बायोटेक्नोलॉजी, 11 जुलाई को भूगोल और 13 जुलाई को समाज शास्त्र का पेपर होगा। 12वीं बोर्ड के उत्तर पूर्वी दिल्ली के छात्रों के लिए इन विषयों की परीक्षा के साथ ही 3 जुलाई को फिजिक्स, 4 जुलाई को अकाउंटेंसी, 6 जुलाई को केमिस्ट्री, 8 जुलाई को अंग्रेजी और 15 जुलाई को गणित, अर्थशास्त्र, इतिहास और जीव विज्ञान की परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को सामाजिक दूरी के मानदंडों का कड़ाई से पालन करना होगा। परीक्षा केंद्र पर मास्क पहनकर और खुद का सैनिटाइजर लेकर आना होगा। साथ ही माता पिता को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनका बच्चा बीमार नहीं है। पिछले कई महीनों से अफगानिस्तान में चले आ रहे राजनीतिक संकट का आखिरकार अंत हो गया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रतिद्वंद्वी अब्दुल्ला के बीच राजनीतिक करार हो गया है। भारत ने दोनों नेताओं के उठाए गए इस कदम का स्वागत किया है। अफगानिस्तान की राजनीति में जब 2 बड़े सियासी प्रतिद्वंदी समझौते के लिए एक साथ आए तो पिछले कई महीनों से चले आ रहे राजनीतिक गतिरोध का अंत हो गया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला के बीच हुए इस सियासी करार के बड़े मायने हैं। इस समझौते के मुताबिक गनी राष्ट्रपति बने रहेंगे, जबकि अब्दुल्ला राष्ट्रीय सुलह के लिए गठित परिषद के प्रमुख होंगे। राष्ट्रपति गनी और अब्दुल्ला ने सत्ता में साझेदारी के कदम को देश हित में लिया गया कदम करार दिया। आज अफगानिस्तान के लिए ऐतिहासिक दिन है। अफगानिस्तान ने एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता साबित कर दी है। हमारे लिए राष्ट्रहित और देश के लोग पहले हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए ये समझौता आसान नहीं था, क्योंकि हमारे विचार एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन हमने देश के हित को देखते हुए ये कदम उठाया है, क्योंकि देश में अस्थिरता किसी के भी हित में नहीं है। दोनों नेताओं के बीच पिघली सियासी बर्फ से न सिर्फ अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का दौर खत्म हुआ है, बल्कि शांति वार्ता के लिए भी एक उम्मीद बंधी है। अफगानिस्तान में हुए सत्ता के समझौते का भारत ने स्वागत किया है। साथ ही लगातार जारी हिंसा और आतंकी हमलों को लेकर चिंता भी जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करें, उन्हें सहयोग दें और आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। नमस्कार।